नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। मैं हूं सौरभ शर्मा और हम इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हैं और मेरे मेहमान हैं, या मुझे यूं कहना चाहिए हम आज मेहमान हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के। हमारे सामने बैठे हैं। सर, बहुत स्वागत है, या मैं यूं कहूं कि बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें समय दिया, हमें मोहलत दी अपने घर में आपको इंटरव्यू करने की। तो हम आज घर में बैठे हैं ओवैसी साहब के, हैदराबाद में, ओल्ड हैदराबाद सिटी में इस वक्त मौजूद हैं। मैं पहले तो शुरुआत में एक बात कहूँ ओवैसी साहब की, हम भी आपके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करते हैं कि ओवैसी साहब ने ये कह दिया, माइक लगा दो पूछ लो, ओवैसी साहब ने ये ऐसी तकरीर कर दी। हम भी कई बार लिख देते हैं भड़काऊ भाईजान, सच है, कह देते हैं हम भी, आप भी बुरा नहीं मानते, जवाब भी दे देते हैं। लेकिन आपको भी जान के ताज्जुब होगा, ओवैसी साहब की पार्टी इस वक्त देश में 8 राज्यों के अंदर अपनी प्रेजेंस रखती है। 8 राज्यों के अंदर ये चुनाव लड़ते हैं। इनके बिहार में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में विधायक हैं। इनके हैदराबाद और औरंगाबाद यानी 2 राज्यों के अंदर इनके मेंबर पार्लियामेंट हैं। इनके एमपी में, कर्नाटक में, यूपी में, गुजरात में कॉरपोरेटर हैं। कई जगह तो ये मुख्य विपक्ष हैं लोकल बॉडीज में। हम कई बार केवल बहुत सतही तौर पर देखते हैं हिंदू मुसलमान के चश्मे से, लेकिन इनकी राजनीति कहां किस ओर जा रही है, आज हमने सोचा कि उससे हम शुरुआत करें। क्योंकि फरवरी में इस बार आपने नेशनल कन्वेंशन किया, राष्ट्रीय अधिवेशन किया अपनी पार्टी का, और उसमें बहुत सारे देश भर से लोग आए थे। तो मैं आपसे सबसे पहले यह पूछना चाहता हूं कि आपने क्या विजन रखा है अपनी राजनीति का? असदुद्दीन ओवैसी कहां देखते हैं अपने आप को से अगले 10 साल में? नहीं, हमारी पार्टी का जो नेशनल कन्वेंशन हुआ उसमें हमने ये फैसला लिया कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के सिलसिले में तेलंगाना और राजस्थान के विधानसभा और कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में, और तीसरा पार्टी ने ये भी फैसला लिया कि अगर कहीं पर कम्युनल फोर्सेस को हराने के लिए अलायंस करना पड़ता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अब रहा सवाल कि 10 साल के बाद मैं कहाँ पर अपने आप को देखता हूँ, तो ये तो बड़ा एक बहुत ही दूर की बात है। कोशिश यही रहेगी कि पार्टी को मजबूत किया जाए, जो पार्टी के फैसले लिए गए उस पर हम सब अमल करें, मगर 10 साल में नहीं मालूम सर। तो मेरे मन में बात नहीं 10 साल तो खैर पर्सनली मुझे नहीं मालूम कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे, मगर अगर रहेंगे तो पार्टी का काम करते रहेंगे, चुनाव जीतते रहेंगे, भारत की जमहूरियत को और मजबूत करेंगे, और जो हमारा जो मुख्य एजेंडा रहा है उसको लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। आप अपनी एक पैन इंडिया प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, पूरे भारत में आप अपनी प्रेजेंस चाहते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। एक बुरी बात क्या है? अगर मुझे भारत की लोकतंत्र में भरोसा है तो मुझे उस भरोसे को सिर्फ ज़बान से इकरार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे जाकर अपनी पार्टी को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, चुनाव में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, जीतेंगे हारेंगे, मगर एक पॉलिटिकल पार्टी का तो काम ही होता है ना कि अपनी पार्टी को फैलाएं, मजबूत करें, लोगों का दिल जीतें, और इससे मैं समझता हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का बुनियादी काम तो ये होता है। देखिए, लेकिन होता जो मैंने अभी बात कही वो भी सच है कि आप इतनी जगह पर आप चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उसमें कई जगहों पर आपको जो जैसी कामयाबी आप चाहते हैं वैसी कामयाबी नहीं मिलती। कई बार आपकी बहुत बुरी हार भी होती है, जैसे कि गुजरात फॉर एग्जांपल, यूपी या वेस्ट बंगाल। इसमें सवाल ये उठता है कि आप उस इमेज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि हैदराबाद की पार्टी या मुसलमानों की पार्टी। आपको कभी कभी खुद को भी लगता है कि ये इमेज, इससे मुझे बाहर निकलना है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चुनाव हारने के कई वजूहात हैं, कई रीज़न्स हैं, और मैं नहीं समझता कि ये रीज़न है। अगर ये रीज़न होता तो हम औरंगाबाद की पार्लियामेंट सीट कैसा जीतते, महाराष्ट्र में 2 MLA कैसा हमारे कामयाब होते, औरंगाबाद टाउन में हम लोग मेन अपोजिशन पार्टी थे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ औरंगाबाद में। फिर आप देखिए कि मध्य प्रदेश में हमारे कॉरपोरेटर्स जीते। तो उसके हो सकता है कि शायद हमारे कैंडिडेट्स को हमको और अच्छा उनका चूज़ करना चाहिए था, और मैं मानता हूँ इस बात को, संगठन भी कमज़ोर होगा। अगर ये कहना कि हैदराबाद बेस्ड पार्टी है ये बीच में आ जाता है, मैंने समझता ऐसा नहीं। मुस्लिम पार्टी तो है नहीं। बिहार में अगर हम 5 सीट जीतते हैं और उसके बाद फिर ये भी इल्ज़ाम लगाना कि मुस्लिम पार्टी है, गलत है। हम सब के लिए लड़ रहे हैं, सबके वोट के लिए हम कोशिश करते हैं,
तो उसको इस तरह से बॉक्स कर देना मैं समझता हूँ ये बड़ी गलत बात होगी। नहीं, आप जाते तो वहीं हैं ना जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जहां ज्यादा आबादी मुसलमानों की होती है, वहीं आप जाकर चुनाव लड़ते औरंगाबाद पार्लियामेंट सीट में कहाँ कितने मुसलमान हैं बताइए आप। और मध्य प्रदेश में हम लोग जो कॉरपोरेटर्स के सीट जीते हैं, कर्नाटक में जहाँ जीते हैं, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर तो कई दलित हमारे कैंडिडेट्स कामयाब हुए हैं और होते रहे हैं। तो इसमें इसको ये बोलना कि अब बस करिए मैं बिहार सीमांचल गया हूँ, तो लोगों का बड़ा गलत ख्याल है कि मुसलमान है बोल के। भाई सीमांचल में आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ पर उतनी ही बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई भी हैं, दलित भाई भी हैं, आदिवासी लोग भी हैं, और भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है। अब उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है कि भाई अब हिंदुस्तान में तो 85% हिंदू रहता है, 80% हिंदू रहता है, वो तो होंगे ही वहां पर। आपका सवाल ये था कि आप उस जगह पर जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। पर सीमांचल में है ना 40-50% मुसलमान। बिल्कुल है, मगर सीमांचल की जो हमारी लड़ाई रही है और अभी भी जारी रहेगी वो उसके बैकवर्डनेस का। अब हम कह रहे हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट बनाइए, वो एयरपोर्ट कौन इस्तेमाल करेगा बताइए। हम कह रहे हैं कि भाई आप पटना हाईकोर्ट का बेंच वहां पर खोलिए, जलालगढ़ से किशनगंज की रेलवे लाइन डालिए, जो कटाव ज़मीन का कटाव होता है, जो सबकी ज़मीन कट जाती है, हज़ारों एकड़ हर साल, 4-4 महीने लोग रोड पर रहते हैं, सब लोग रहते हैं उसमें। तो इसको इस तरह से बॉक्स कर देना मैं समझता हूं कि ज़्यादती है। अच्छा, अब चूंकि 2024 का चुनाव आना है अगले साल, और इस साल बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन होना है, और आपकी हर स्टेट को लेकर के बड़ी एक खास ओपिनियन होती है, और हर लीडर को लेकर के भी। तो बड़ा अच्छा मौका है आज मेरे पास, और आपके घर में हूं तो आप बच भी नहीं सकते। मैंने आपका शुक्रिया, आप मेरे घर को लाए, मुझे इज्जत बख्शी, आपका दिल की गहराई। मैं आपने बिहार से, आपने क्योंकि बात अभी आपने भी छेड़ी और आप बिहार से भी आ भी रहे हैं, आपने 2 दिन का वहां दौरा किया, आपने हालात बयां भी किए, आप नदी में भी चले, वहां पर आपने देखा भी। आपके 5 विधायक वहां जीते थे 2020 में, आरजेडी ने 4 विधायक आपके तोड़ दिए, और ये सच है कि इसी की बदौलत वहां पर सरकार पलटी, क्योंकि आरजेडी जो है आपके विधायकों को तोड़कर ही सबसे बड़ी पार्टी बन पाई। अब क्या अगला कदम है आपका? 4 विधायक तो आपकी आरजेडी ले गई थी, अब नीतीश कुमार साहब को आप कैसे देखते हैं इस फिलहाल? आपने ये कहा कि वो किसी के साथ अभी भी जा सकते हैं, पहले कहा था, पहले आरजेडी को ट्रिपल तलाक दे दिया था, तलाक तलाक तलाक, अब बीजेपी को दे दिया तलाक तलाक तलाक। तो पिछले बिहार के विधानसभा के चुनाव शुरू होने से पहले मैंने खुद पार्लियामेंट में जाकर आरजेडी के राज्यसभा के 2 एमपी से मुलाकात की। उन्होंने कहा हमसे अलायंस कर लीजिए, हमको 5 सीट दीजिए आप। तो दोनों ने इनकार कर दिया। एक तो बड़ी ही ज़्यादा ही गुरूर में बात किए। फिर हमारे पार्टी के अध्यक्ष अख्तर रहमान साहब पटना जाकर जितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, राजद के लोगों से मुलाकात किए, नहीं हुआ। कुशवाहा साहब जब उस वक़्त जेडीयू ज्वाइन नहीं किए थे, हम उनके अलायंस में गए, हमको सीटें मिली और हम कोशिश किए कि पूरा सीमांचल के हद तक कि हम इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे। अब 19 हम लड़े, 5 हम जीत गए। ये 5 हमारे जब जीत गए तो उस दिन से ही आरजेडी को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो गई कि भाई आप कैसा जीत गए। अच्छा, हैरत की बात यह है कि जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, हम आरजेडी के कैंडिडेट को सपोर्ट किए। अच्छा, सपोर्ट किए। इन्होंने 4 को तोड़ा नहीं, तोड़ा का लफ्ज़ गलत है, इन्होंने खरीदा उनको। तो एक ही बात है। नहीं, खरीदा उनको। अब देखिए, हमारी डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार चले गई तो सब सेकुलर पार्टीज ने कहा कि भाई ये तो जमहूरियत का खतल हुआ है। जब यहाँ पर तोड़े गए तो सब गूंगे बन जाते हैं, सन्नाटा हो जाता है। ये देखिए, ये इनकी जो हिपोक्रेसी देखिए इनकी। अच्छा, हमारी लड़ाई क्या थी कि हम सीमांचल की लड़ाई लड़ेंगे, इन्होंने 4 ने धोखा दिया। हम आपसे कह रहे हैं कि भाई अगर इतनी हिम्मत है ना तेजस्वी यादव में, नीतीश कुमार में, तो आप रिजाइन करवाइए, चुनाव लड़ाइए, जमाना जब्त हो जाएगी। अब रहा सवाल नीतीश कुमार साहब का, उनकी जिंदगी की पॉलिटिक्स में मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, रेलवे मिनिस्टर थे, गोधरा गुजरात का कांड हुआ, नीतीश कुमार। फिर उसके बाद वो उन्हीं के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने, पसंद नहीं आया छोड़ दिए, फिर राजद को अपना लिए, वहाँ से उनको नाराज़गी छोड़ दिए, फिर इधर आ गए। यहाँ पसंद नहीं आती, असेंबली में खड़े होकर कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे मगर बीजेपी में नहीं जाएंगे। फिर वापस चले गए मोदी साहब के साथ बैठकर चाय पी लिए गोद में।
फिर वो चाय पसंद नहीं आई तो इधर कूद गए यहाँ पर दही खाने के लिए। अब आप बताइए कि आप है क्या आखिर आप, और आप हमको बोलते हैं, हमको सेकुलरिज्म का ज्ञान देते हैं। कम से कम ज्ञान तो मत दीजिए भाई। आप ठीक है इतने उनकी दिक्कत यह है, उनको सेकुलरिज्म भी बचाना है, भ्रष्टाचार भी नहीं होने देना है। तो कभी वो सेकुलरिज्म बचाते हैं, कभी भ्रष्टाचार बचाते हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ जितने केसेस चल रहे हैं उसमें इनका कितना योगदान रहा है? इन्हीं के एक बड़े नेता जो आज शायद वो पार्टी प्रेसिडेंट है या लोकसभा में लीडर है, वही तो जाकर कागज दिए थे, वही तो जाकर कागज दिए थे। तो भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है आपका? आप क्या बिहार की जनता को कितना धूल झोंकेंगे आंखों में? अब आप फिर कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, फिर बोलते हैं हमको नहीं बनना है। भाई आप आइडियोलॉजी पर इतना कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं और आप सेकुलरिज्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। अब आपने कह दिया अब तो मैं 50 सीटों पर लड़ूंगा। मैंने कहा कि हमसे थोड़ा कोताही हो गई कि हम सिर्फ कम सीटों पर लड़े, अब हम ज्यादा लड़ेंगे, 50 लड़ेंगे, उससे ज्यादा भी लड़ेंगे। आपको अब क्या उम्मीद है कि अब आरजेडी और जेडीयू अब आपको फोन करके कहेंगे कि अब की बार हमारे साथ मिलकर लड़ना? देखिए, जब चुनाव के बिहार के नतीजे आए, लालू प्रसाद यादव मुख्तलिफ लोगों से, बिहार के आईएएस ऑफिसर से, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हमको फोन कराए और उनका बोलना यह था कि आप हमारे एमएलए हमारे हवाले करें। बोले क्यों करेंगे? आप गवर्नर से इनविटेशन लेकर आइए, आपको मौका मिलता है तो हम अपना फैसला ले लेंगे। लालू यादव ने आपसे इनडायरेक्टली सपोर्ट मांगा? डायरेक्टली हम बोले सर आपके नंबर्स नहीं है ना, आप गवर्नर से ला लीजिए और हम बराबर बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। मगर बोलते नहीं, उनका मकसद यह था कि कैसे ओवैसी की पार्टी यहां से 5 विधायकों को कामयाब किया, और जनता ने ये तो वो सीधे क्यों नहीं मांग रहे थे आपसे सपोर्ट? नहीं, हम बात नहीं करना चाह रहे थे उनसे। हम बोले नहीं, हम नहीं करेंगे। हम बोले कि हम सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बताइए सीमांचल के लिए आप क्या करेंगे सत्ता में आते हैं। बोले नहीं पहले बीजेपी को वो, अरे भाई हराइए। हम बोले अच्छा, हम बोले ठीक है, वो भी चलिए मान लेते हैं, आप लाइए गवर्नर से इन्विटेशन, आप नहीं लाए। तो उनको गुस्सा इस बात का था कि ये होता कौन है जो हमारे खिलाफ खड़े होकर हमको ही हराता है और सीमांचल की जनता को बेदार कर देता है। तो इनको बड़ी तकलीफ है, इसीलिए उन चारों को इन्होंने खरीद लिया। जो वोट आज तक उनकी पार्टी को मिलता रहा, दशकों से मिलता रहा, वो आप ले गए ना। इसलिए लेकर गए क्योंकि वहां की जनता ये देख चुकी थी कि सीमांचल सिर्फ एक नंबर बन चुका है और जो जीत कर जाते हैं पटना में विधानसभा जाकर गूंगे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक बदलाव था, राजू बदलाव है। हमें क्योंकि अभी पूरा भारत कवर करना, मैं आपका एक असेसमेंट भी लेता चलूं, क्योंकि वहां पर अभी 24 में लोकसभा, फिर अगले साल ही विधानसभा भी होना है। क्या आपको पल्स मिली लोगों की? कोई प्रेडिक्शन नहीं मांग रहा हूं, फिर भी नहीं, पल्स तो ये है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार के ऊपर। अच्छा। बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी। और आप भ्रष्टाचार का जिक्र किए सर, आवास योजना का रेट है 8,000 से 12,000 रुपए दीजिए, आवास योजना ले लीजिए। डेथ सर्टिफिकेट के लिए 1,500 रुपए का रेट है, दीजिए, डेथ सर्टिफिकेट ले लीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 1,000 रुपए का रेट है, दे दीजिए, ले लीजिए। कितना करप्शन है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा सरकार के खिलाफ, बहुत ज्यादा। एंटी इनकम्बेंसी महागठबंधन सरकार के खिलाफ या केवल नीतीश कुमार? नहीं, अब सब साथ हैं इस हम्माम में, तो सब नंगे हो गए। क्योंकि 14 साल 15 साल तो बीजेपी के साथ रहे ना वो। आपने भी तो साथ दिया था ना, 2015 में तो आप भी तो साथ थे। तो बीजेपी मजबूत होगी 25 में? मुझे नहीं मालूम क्या होगा बीजेपी का, मगर देखिए चुनाव, अगर आप लोकसभा के चुनाव की हम बात करते हैं, पहले लोकसभा चलिए, अगर हम लोकसभा पूरे देश की बात करते हैं, मेरा मानना है, जो मैं बड़ा ज्ञानी आदमी नहीं हूं, मेरा मानना है कि अगर आप 540 पार्लियामेंट सीट्स पर मुकाबला करेंगे तो आप बीजेपी को रोक पाएंगे। उस पर मैं आता हूं। पहले बिहार, अच्छा बिहार 40, पहले 40 का बताइए, बिहार की 40। आप देखिए कि हम पर इल्जाम लगाते हैं, एक ही सीट कांग्रेस जीती, वहां पर कहां से जीती? किशनगंज से। कौन लड़े? हम लड़े। कितने वोट हम लिए? 3 लाख हम लिए, 325 नीतीश कुमार लिए, 3.5 लाख कांग्रेस के भी सांसद लिए। अब बताइए दूसरी जगह पर हम लड़े नहीं, कैसे जीत गई बीजेपी? कैसे जीत गई बीजेपी? इस बार क्या होगा 40 में से? देखिए, पार्लियामेंट का चुनाव एक अलग चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। एज बीजेपी या नहीं? नहीं, मैं ये देखिए, ये काम आपका है, ये काम आप लोगों का है। हम नहीं बोल सकते। चलिए, मैं यूपी, ये इलेक्शन आसान नहीं होगा। पार्लियामेंट ये बताइए कि बिहार में आपको इतनी कामयाबी मिली, यूपी में क्या ऐसा अलग है
जो यूपी, यकीनन यूपी में कामयाबी नहीं मिली, हमको नहीं मिली। हम हमारे तमाम जिम्मेदार लोग मेहनत भी किए, आज भी कर रहे हैं। देखिए, यूपी के चुनाव में मैं खड़े होकर बोल रहा था कि मुसलमानों से अपील कर रहा था कि आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे यूपी में, मगर मुसलमानों के दिलो दिमाग में एक बात डाल दी गई कि हराइए बीजेपी को। अरे भाई, आप अपने आप को जिताइए पहले, आप कब तक वोट डालने वाले बनेंगे, वोट लेने वाले बनिए। और सब लोग जाकर नहीं बीजेपी को हरा। हम खड़े होकर 100 के करीब मैंने भाषण दिए, मैंने कहा आप नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को। नहीं, मतलब बीजेपी तो फिर क्या करते हैं वो बीजेपी को हराने के लिए? अरे इतना करते आप तो। जो दूसरी समुदाय के लोग कर रहे हैं, दूसरे कास्ट के लोग कर रहे हैं, अपने अपने कास्ट के लोग जिता रहे हैं, कामयाब कर रहे हैं। आप बताइए, आज आपने, अच्छा, मतलब बीजेपी को हराने के लिए किसी को वोट मत करो, मुसलमान को जिताने के लिए वोट करो। मैंने ये कहा कि आप अपनी पार्टी को कामयाब करिए। अगर आप कोशिश भी कर लेंगे, आपकी ओर से बीजेपी नहीं जीत रही है, एक बात समझिए, आप नहीं डाल रहे हैं तब भी बीजेपी जीत रही है। और वो प्रूव हो चुका है ना, डेटा आ चुका है कि समाजवादी पार्टी की हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट नहीं मिला, तब भी वो बीजेपी को नहीं हरा पाए, तब भी नहीं हरा पाए। अब हो रहा क्या है, आज आप देखिए कि इतना बुलडोजर चलता है ज्यादातर मुसलमानों के प्रॉपर्टीज पर। कोई बोलता है क्या? कोई नहीं बोलता। इलाहाबाद में वाइफ के नाम पे घर है, हस्बैंड को नोटिस देकर तोड़ दिए, कोई बोलता है क्या? अखिलेश यादव के खुद एमएलए का पेट्रोल पंप तोड़ दिए, वो नहीं बोल पाए, कोई नहीं बोलता। अब चुनाव हो गए, अब कोई बोलने वाला नहीं है। चुनाव, अखिलेश यादव और योगी जी का तो पार्लियामेंट कह रहा हूं, विधानसभा में झगड़ा हो गया था। किस बात पे झगड़ा हुआ? बहुत तू में हुई। किस बात पर हुआ बताइए, किस बात पर हुआ? जाति को लेकर हो गया था। हाँ, वो ये किताब, वो किताब भी थी। किताब पे झगड़ा हो गया। भाई, आप बुलडोजर पे झगड़ा करते, आप करते ना बुलडोजर पे झगड़ा, आप बोलते कैसे चलेगा बुलडोजर? बोलते रहते हैं वो, ऐसा नहीं है, उनकी पार्टी के लोग भी बोलते रहते हैं, गलत होता है। देखिए, ये जो बोलना है ना, वो सिर्फ दिखाने के लिए हम बोले हैं। अच्छा, आप इतना तो मानते हैं ना। देखिए, यूपी के मुसलमान ने अगर उनके पीछे खड़ा होने का फैसला किया, खड़ा नहीं हुआ, हालत मजबूरी में वोट देना पड़ा, जो भी किया, लेकिन आज यूपी के अंदर एक स्ट्रांग अपोजिशन तो है। कौन सी? यूपी के अंदर अखिलेश यादव एक बड़ी मजबूत अपोजिशन है। कौन सी अपोजिशन है? कौन सी अपोजिशन? बाकी सब सफा हो गए, अखिलेश यादव ही अपोजिशन में, और कोई बचा ही नहीं। इसीलिए तो बीजेपी जीत रही है। तो अरे, और किसी को देते तो और डिवाइडेड अपोजिशन होता। कौन सा अपोजिशन है? ये अपोजिशन है कि इतने आपके 100 से ज्यादा आपके विधायक हैं और आप रामपुर की सीट हार जाते, आप अपनी सीट हार जाते आजमगढ़ की। बताइए, अपोजिशन है और आप बुलडोजर पे बात नहीं करते। माइनॉरिटीज का बजट कम कर दिया गया, उस पर आप बोलते नहीं है, कुछ नहीं बोलते आप। अपोजिशन है ये। आप कहां अपोजिशन अदा कर रहे हैं? अच्छा, कहां जाते हैं महाशय? नजर ही नहीं आते। तो ये इनका अपोजिशन कहां है? इनका अपोजिशन है ही नहीं, नंबर तो इनके पास बोली नहीं। तो क्या करते हो अब? आप ये चाह रहे हैं कि यूपी में हर व्यक्ति जो है असद ओवैसी साहब की पार्टी को वोट दे दे। भैया, आपको वहां पर अभी अपना जड़ें क्यों नहीं वोट देंगे? डालनी पड़ेंगी, लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा। देंगे, बराबर देंगे। तो वो वक्त आएगा। अखिलेश यादव की पार्टी कितनी पुरानी है? बराबर देंगे। आज भी हम फिर से कह रहे हैं कि अगर जो विधानसभा में जो स्ट्रेटेजी मुसलमानों ने अप्लाई कर, पार्लियामेंट इलेक्शन अप्लाई करेंगे, फिर नुकसान आपको ही होगा, फिर नुकसान आपको। हम बता रहे हैं आपको, हम बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो सो कॉल्ड मिथ था मुस्लिम वोट बैंक का, उसको उसने तोड़ दिया है। एक मिथ था, कभी नहीं था मुस्लिम वोट बैंक। गुजरात में भी हम कहे थे, अरे भाई आप नहीं कर पाएंगे। सर, जहां पर मोरबी में लोग मर जाते हैं, वहां बीजेपी जीत जाती है। आप बताइए, वहां बीजेपी जीत जाती है। अब सब लोग, हम उस वक्त एक बोले थे, एक कांग्रेस नेता को बोला, जीत रही बीजेपी मोरबी। क्या मजाक कर रहे हैं आप? भाई साहब, आप नहीं जानते, हम देख रहे हैं। नहीं, अब जैसे यूपी में पार्लियामेंट के इलेक्शन में अब क्या करना चाहिए वहां के मुसलमान को, ये मानते हुए पहले तो हम ये पहले तो हम लोग एक अजम्पशन लेकर चल रहे हैं, वो पता नहीं क्यों, कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ ही वोट करेगा। पहले तो हम ये अजम्पशन लेकर के चल रहे हैं, ये जरूरी तो नहीं है। अजम्पशन सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए कि अगर आप सीएसजीएस का डेटा देखेंगे सौरभ साहब, 2014-2019 में 6% मुस्लिम वोट मिला बीजेपी को, 19 में उतना मिला। मगर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के डिफरेंट कास्ट हैं, उसमें बीजेपी का वोट बढ़ गया, 31 से 37% वोट हो गया। हिंदू वोट बढ़ गया, मुस्लिम वोट उतना रहा। अब सवाल यह है कि पार्लियामेंट में बीजेपी को मुसलमान जीतने से कैसे रोके?
उनकी सीटें कम रहे, ये मुसलमान कैसे तय करे? तो वो किसको वोट करेगा? जो उसको दिखेगा कि हराने की काबिलियत रखता है सामने, उसको वोट करेगा ना। कौन हरा पाएगा? वही हरा पाएगा भाई। जो आप जिसको अपोजिशन लीडर कह रहे हैं, वो बाय इलेक्शन में अपनी सीट को नहीं बचा पाए आजमगढ़ की। बाई इलेक्शन में तो आप जानते हैं बहुत कुछ होता ना 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 ना, हद तो ये हो गई कि एक मर्तबा कैंपेन करने नहीं गए महाशय। है। मायावती जी को आप जानते हैं, मायावती जी कभी बाई इलेक्शन लड़ती ही नहीं है। मायावती लड़ी बाय इलेक्शन आजमगढ़ का, मायावती लड़ा इलेक्शन। आप रामपुर का इलेक्शन देख लीजिए, वहां वो कह रहे हैं वहां मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया। तो आजम खान ने उनके बाजू बैठकर कह दिया, जिसका आपने चैनल चलाया था, कि अगर हम करते तो हमारी लाशें गिर जाती। तो वो जवाब ही नहीं दे पाए आजम खान का। हम यही तो कह रहे हैं कि भाई आप कैसा जीत गए और आजम कैसा हार गए रामपुर, ये हमको समझ में नहीं आया। आप वहां पर जीत जाते हैं मुलायम सिंह यादव की सीट को, और रामपुर आप हार जाते हैं। नहीं तो किसको वोट करना चाहिए फिर? आप बताइए, यूपी में किसको वोट करना चाहिए? भाई आप यकीनन बीजेपी को हराइए, मगर बीजेपी को हराने का यह मतलब नहीं है कि आप एक पॉलिटिकल फोर्स बनकर ना उभरें। आप पॉलिटिकल फोर्स बन सकते हैं, आप बनिए ना, कौन रोक रहा है आपको? क्यों नहीं बनना चाह रहे आप? सिर्फ बीजेपी को हरा, अरे भाई सबको हराना, मिल के हराना चाहिए ना। अच्छा एक बात बताइए, नागालैंड में शरद पवार साहब ने क्यों बीजेपी को सपोर्ट कर दिया? ये सेकुलरिज्म है। जेडीयू के एमएलए जीते, बीजेपी में चले गए तो आपने डिसबैंड कर दिया नीतीश कुमार साहब ने। आप बताइए फिर ये क्या हो रहा है? आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं देखिए, 2019 का डेटा, 2014 का भी डेटा ये बताता है हमें कि कई सीटें ऐसी हैं, पश्चिम बंगाल की कई सीटें ऐसी हैं, बिहार में भी ऐसी सीटें हैं जहां 30-40% भी मुसलमान वोट है, तो भी वो सीट बीजेपी जीती है। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। तो ऐसी सीटों पर तो कॉन्सेंट्रेटेड वोट है अगर मुसलमान का, तो वहां पर भी बीजेपी सीट निकाल रही है। तो आप तो मेरे सवाल का जवाब दे दिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं ना। नहीं आप तो तो ऐसे में, नहीं तो ऐसे में आप जो कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर वोट अपना वेस्ट मत करो। मैं यही तो मेरा, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। अब जितने मुसलमान भारत की पार्लियामेंट जीते हैं, जो 4%, उसमें सिर्फ 2 कह सकते हैं कि जहां पर मुसलमान सिर्फ 10% है। एक तो गाजीपुर की मुख्तार अंसारी साहब की, और दूसरा तमिलनाडु की। माँ बाकी तो भाई 30%, 35% मुसलमान। तो ये आपका रोल क्या है उसमें, सेकुलर पार्टीज का जो सो कॉल्ड का? आपका रोल ही नहीं है उसमें। आपका रोल जीते रहे आप। अच्छा, राहुल गांधी क्यों हार गए अमेठी? बीजेपी के पास क्यों एक मुस्लिम एमपी नहीं जीतता है लोकसभा में? यह भी तो सवाल उठना चाहिए ना। तो बीजेपी मुसलमानों को पॉलिटिक्स में इनविजिबल कर चुकी है, उनको जरूरत ही नहीं है मुसलमान। आप क्या 80 कैंडिडेट उतारेंगे 2024 में यूपी में? देखिए, मुझे एक रियलिस्टिकली एक फैसला लेना है, लूंगा जरूर मैं। हम यकीनन, हमारी पूरी कोशिश होगी कि दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए, मगर हम भारत के मुसलमान से अपील कर रहे हैं कि आप सोचिए इस बात को। आपको चुनाव जैसा करीब आता है ना, 2 चीजें होती हैं, असद की बात का यकीन मत करो, और ये जिंदगी और मौत का चुनाव है। अरे भाई कितने चुनाव हो चुके, जिंदगी और मौत, उसके बाद रोज मौत होती है, रोज मौत होती है। कोई पूछता है क्या? बताइए। जो लोग बैठकर फैसला करने, जिंदगी मौत का चुनाव है, आप लोग समझिए। अरे भाई तो उसके बाद क्या होगा? नहीं तो फिर आप ही तो डराते हैं ना। जब बीजेपी जीत जाती है चुनाव, तो उसके बाद आप ही तो रोज जाकर के जगह जगह तकरीरें करते हैं, जब लोगों को बताते हैं कि देखो तुम्हारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, तुम्हारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है। बिल्कुल, जुल्म हो रहा है तो जुल्म को जुल्म बोलना पड़ेगा। तो फिर इलेक्शन वाले दिन को बताया जाता है लोगों को कि आपको इसको हराना है। जुल्म को जुल्म अगर नहीं बोलेंगे तो फिर तो ये भी तो जुल्म होगा। जुल्म हो रहा है, यकीनन हो रहा है। वैसे आजकल ये माना जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों, मतलब बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि मोहन भागवत और प्राइम मिनिस्टर मोदी, दोनों शख्स एक मुस्लिम आउटरीच की कोशिश कर रहे हैं। आप हंस रहे हैं इस बात पर। देखिए, मैं आपको बताता हूं मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं। क्योंकि वो एक ड्रामा है। ड्रामा इसलिए है कि आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूं, राजस्थान में जुनैद नसीर को मारा गया। जाइए ना मोहन भागवत साहब के घर को। आप चले गए दिल्ली में, एक कोई इमाम साहब के मदरसे को आउटरीच बोल दिए। अरे भाई आप बिल्किस बानो को बुलाकर मिलिए, वो आउटरीच होगा। आप नहीं करते। आपने माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री का बजट 40% कम कर दिया। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने बंद कर दिया। मौलाना आजाद फेलोशिप को आपने बंद कर दिया। आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आप ये आउटरीच है आपकी। अच्छा, सबसे ज्यादा यही प्री मैट्रिक में पसमानदा मुसलमान,
ये जो मेयो मुसलमान मारे गए हैं जुनैद और नसीर, ये कौन से फॉरवर्ड कास्ट के नहीं, तो पसमानदा मुसलमान है। पीलू खान, अखलाक कौन थे? पसमानदा थे। आप कौन सा आउटरीच कर रहे हैं? आप तो सिर्फ एक बोलते ना दिखाने के लिए ये काम हो रहा है, और गल्फ कंट्रीज को दिखाने के लिए ये देखो हम ऐसा कर रहे हैं। जमीन पर आप यही कर रहे हैं ना, जमीन पर तो आप तो ये जुल्म हो रहा है। गौ रक्षक कमेटी आप बनाते हैं जी। कौन है भाई गौ रक्षक, ये बताइए। हरियाणा सरकार ने टास्क फोर्स बनाकर उसमें खुद इन गौ रक्षकों रखा है। एक्सटॉर्शन करते हैं, लोगों को लूटते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पर जुल्म करते हैं, आतंक फैलाते हैं। अब ये आउटरीच है आपका? असद साहब वो अलग मामला है आउटरीच का, चूंकि आपने गौरक्षकों की बात की है। देखिए एक भी सेंसिबल आदमी ने किसी ने उन दो मुसलमान लड़कों के साथ जो जाती बल्कि गुनाह जो हुआ है, किसी ने ये नहीं उसको किसने सही नहीं कहा, या किसी ने उसकी कड़े से कड़े शब्दों में जो है आरएसएस ने की। अब आप ऐसे कोट करने को कहेंगे तो फिर मैं पूछ रहा हूं ना भाई, आपने ही खुद कहा कि आउटरीच, क्या बीजेपी से किसी ने? आउटरीच का मतलब ये है कि सर मेरी बात सुनिए, मोहन भागवत की स्टेटमेंट्स की हम बात कर सकते हैं। आपने खुद कहा उन्होंने कई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से मुलाकात की है। मोहन भागवत साहब ने मुलाकात की और क्या कहा भाई? क्या कहा आपने क्या क्या नहीं कहा कि चोरी का सामान मुसलमान है? ये आपका आउटरीच है। आपका रिसेंट स्टेटमेंट देख लीजिए रिलीजन के बारे में, कि आपने क्या कहा। उनका रीसेंट स्टेटमेंट ये है कि सारे रास्ते एक तरफ जा रहे हैं। आप किसी का पूजा का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आफ्टर ऑल सबका गोल ये है कि मतलब ईश्वर की तरफ जाने का तरीका अलग हो सकता है, रास्ता गोल एक ही है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा हिंदुत्व के बारे में? क्या कहा उन्होंने? अब देखिए ये आप, अगर आपको इनके एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, ये सिर्फ जो दिखावा है, ये इसमें हकीकत नहीं है। ये हकीकत नहीं है, इसमें बता रहा हूं मैं आपको। ये सिर्फ गल्फ कंट्रीज को एक पैगाम देने के लिए अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट ने कंट्री ऑफ कंसर्न में भारत का नाम 2 साल पहले ले लिया था, वो एक वहां की ऑडियंस के लिए, और यहां पे थोड़ा आप ये नहीं मानते? देखिए हमेशा आरएसएस को लेकर के ये गुरु गोलवलकर से शुरुआत होती है, बड़ी हेडगेवार साहब से, और माना जाता है कि गुरु गोलवलकर साहब की बंच ऑफ थॉट्स में जो लिखा है उससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, उसमें जो बातें लिखी हैं वो बातें हैं जिनसे सबसे ज्यादा नफरत की बू आती है, ऐसा माना जाता रहा है, खास करके माइनॉरिटीज को लेकर के। उस तक के लिए मोहन भागवत साहब कह चुके हैं कि जब वो किताब लिखी गई थी तब के लिए हो सकता है वो बातें कही गई हो, आज वो रेलेवेंट नहीं है, ये कह दिया गया। बंच ऑफ थॉट्स। इससे बड़ी बात और क्या कहेगा? एक और किताब है वी आवर नेशन डिफाइंड। क्या लिखा भाई उसमें आपने? इंटरनल एनिमीज लिखा मुसलमानों का। आप उसको झुटला सकते? मोहन भागवत क्या ये झुटला सकते इस बात को कि ऑर्गेनाइजर मैगजीन में ये कहा गया था कि भारत का संविधान नहीं मानेंगे, मनुस्मृति को मानेंगे? कब कहा गया था? आज कोई कह रहा है? आज कोई कह रहा है? देखिए, आप इन लोगों को अपना हीरो मानते ही नहीं मानते हैं। ये आपके सरसंघचालक रह चुके हैं लंबे पीरियड तक, गोलवालकर। अच्छा, जब उनकी लिखी किताब को उन्होंने कह दिया आज वो बातें रेलेवेंट नहीं है। नहीं, देखिए बंच ऑफ थॉट्स में जो कुछ लिखा गया है उससे मुकम्मल वो इनकार नहीं करते। वी और नेशन डिफाइंड में लिखा गया, मुकम्मल इनकार नहीं करते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी किताब में जो लिखा उससे इनकार नहीं करते। आपको कई स्टेटमेंट दिखाता। और बुनियादी बात, क्या सावरकर ने नहीं कहा था कि ये देश मुसलमान और ईसाइयों का नहीं हो सकता क्योंकि उनके लिए ये असद साहब, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं, आप रेफरेंसेस पीछे से आज से 100 साल पुराने निकाल के ला रहे हैं। बात आज की हो रही है, एक मिनट आज सुनिए मेरी बात सुनिए। आज की आरएसएस ने एलबीजीटीक्यू राइट्स को एक्नॉलेज किया है। ये वो आरएसएस है? नहीं, बिल्कुल एक्नॉलेज किया है। नहीं किया है। इतना परिवर्तन है। सुनिए, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में देखिए ना, एफिडेविट डाल दिए हैं। नहीं, सुनिए, आप छोड़ दीजिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि सावरकर के स्टेटमेंट को किताब में जो लिखा गया उससे इनकार करेंगे? एक चीज पर नुक्ताचीनी नहीं हो सकती। सुनिए, बीजेपी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है और बीजेपी को कंट्रोल करती है आरएसएस। उसमें डिवीजन ऑफ लेबर है। बगैर आरएसएस के बीजेपी कुछ नहीं कर पाती। ये सब कुछ हम जानते हैं और देखनी चाहिए, सब लोगों को पढ़ना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर 2 बार कह चुके हैं कि अपनी पार्टी के लोगों को, और क्लोज मीटिंग में, ऐसा नहीं कि पब्लिक के लिए केवल, जैसे आप कह रहे हैं ये दिखावा है, वो पब्लिक के लिए कंजम्पशन के लिए नहीं था, क्लोज डोर मीटिंग में कि मुसलमानों के बीच में जाइए, गरीब तबके के बीच में जाइए, वहां जाके काम कीजिए। प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलते हैं? क्या?
आपने कह दिया हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई, दिल्ली में भी बोला, सुन बोल दिया, ठीक है बोला ना, आप उसका प्रूफ क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक। हाँ, आपने बजट 40% कम कर दिया माइनॉरिटीज का। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट अगर आदिवासियों के बाद किसी का है तो मुसलमानों का है, आपने उसी को बंद कर दिया। बच्चे पीएचडी कर रहे थे, आप उनकी फीस बंद कर दी मौलाना फेलोशिप की। ये आपका प्रूफ है, ये आपका, ये आप बोल रहे हैं क्या है बताइए फिर आप क्यों कर रहे हैं? बजट है ना, चलिए बजट में तो, बजट तो पूरे माइनॉरिटीज का था, आपने उसको बंद कर दिया। अच्छा, प्रधानमंत्री के एमएसडीपी की स्कीम है, उसको आपने कम कर दिया, एक उसमें 800 करोड़ रुपए कम कर दिया आपने। ये प्रूफ है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। आपके पास, अच्छा आप मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं बनाते भैया? बनाइए ना एक मुस्लिम मंत्री, आपको इख्तियार है, आप नहीं बनाना चाहते। मुस्लिम मंत्री बनाने से मुसलमानों की अरे दिक्कत हल हो जाएगी? दिक्कत दूर नहीं होगी, मैं मानता हूं, मगर जब आप ये सब दिखावे की बातें कर रहे हैं, जो काम आप आसानी से कर सकते थे कि वो बजट को कम से कम उसी को बरकरार रखते, अगर बढ़ाते नहीं, आपने वो भी नहीं किया, आपने सब कर दिया। ये सब कर रहे, ये प्रूफ है ग्राउंड के ऊपर। और आप समझ रहे कि घाटमिका में जुनेद और नसीर की जो हत्या की गई, क्या उनका ताल्लुक आरएसएस से नहीं है? 100% है उनका। क्राइम है, क्राइम है। क्राइम कौन कर रहा है? ये जो एक मोना डार्लिंग है, एक मोना डार्लिंग है वहां पर, जो अपने फेसबुक पर आरएसएस की फोटो है, शाखा की फोटो है, मोनू, अब उस जो भी नाम होगा, मैं उसको कहता हूं मोना डार्लिंग। मोना डार्लिंग बन चुका है उनके लिए। हथियार उसके पास, आप लाइसेंस वेपन देते हैं उन लोगों को, क्यों देते हैं भाई लाइसेंस वेपन उनको? आप कौन है ये लोग? आप खासिम एक मारते हैं खासिम को, उस पर 307 कभी अरेस्ट नहीं होता। एक और लड़का है, उसको मारा, उसका मुंह से खून बह रहा था, उसका वीडियो, कार्रवाई होनी चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई। अच्छा, मालूम जुनैद नसीर के एक्यूज में सिर्फ एक पकड़ा गया, 8 अभी तक नहीं पकड़ गए, 1 महीना हो गया है। अच्छा, आप राजस्थान गए, आप उस परिवार से भी मिले, आपने कहा कि गहलोत साहब आकर के दिखाएं, गहलोत साहब नहीं आए यहाँ पर। गहलोत साहब का आना पड़ा हमारे बोलने के बाद, यहाँ जाना पड़ा, क्योंकि हमने उसके बाद हमने बताया अब जनता को कि वहां से 40 मिनट दूर पर एक बड़े परिवार के शादी में जाते हैं, आप वहां नहीं जाते, तो जाना पड़ा उनको। लेकिन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए बोला कि आप वहां माहौल खराब करने के लिए आए। नहीं, इससे पहले तो कभी गए नहीं, इससे पहले तो कभी नहीं देखा आपको राजस्थान में। क्यों नहीं जाएंगे? देश का हिस्सा नहीं है राजस्थान? नहीं, जहां पर माहौल बिगाड़ने का कोई मौका हो वहां जाएंगे। अच्छा, आप राहुल गांधी क्यों नहीं गए? उनके परिवार के लोग क्यों नहीं गए? क्योंकि आपकी सरकार है, आप नहीं जाते। हम गए बराबर, हम बराबर। इखलाक के वक्त नहीं गया था मैं, सबसे पहले मैं पहुंचा इखलाक के घर को, पूछ लीजिए आप, यहां पर हम गए। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ लूं, आप उसी राजस्थान में उदयपुर में कन्हैया लाल का गला काटा, आपके प्रोग्राम में आकर, आप वहां क्यों नहीं गए? आपके प्रोग्राम में आकर हमने कंडेम किया। आप वहां गए क्यों? इसलिए नहीं गए क्योंकि हम यहां पर थे। ये क्या बात है? मेरी बात सुनिए, आपके रिपोर्टर को हमने कहा कि अगर हमको मौका मिलेगा बराबर जाएंगे। अच्छा, मौका तो आप कहीं भी होते हैं, पहुंच जाते हैं जहां पर आपको जाना होता है। एक बात सुनिए, हमारा पहले से ही प्रोग्राम था, जब जुनैद नसीर की हत्या हुई उसके वेरी नेक्स्ट डे हमारा प्रोग्राम था राजस्थान में, और हम बोले जब राजस्थान जा रहे हैं, आपके नजदीक अमरावती में हुआ था, अमरावती चले जाते आप। अमरावती में हमारी पार्टी कंडेम की, वहां पर उसको कंडेम तो सर कहीं बैठ के दुनिया की बात, दुनिया के किसी कोने की चीज को किया जा सकता है। पार्टी कंडेम की उसको। जब मैं कहता हूं कि कोई और कंडेम कर रहा है तो आप पूछते हैं कि गए क्यों? सौरभ साहब, आपका इख्तियार है पूछना, आप पूछिए, मगर हम ये पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं हूँ। नहीं, सवाल ये देखिए, सुनिए, मुख्यमंत्री नहीं जाता है। मुख्यमंत्री पहुंच गए वहां पर, कब गए? आपके जाने के बाद गए? कब गए? अच्छा, और एक सुनिए, जुनैद नसीर को आपने क्या दिया? मतलब सिलेक्टिविज्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं। देखिए, इंसान वो गले कटना छोटी बात नहीं, इंसान का कत्ल है, चाहे किसी का हो, मगर आपने क्या किया? आपने कितने पैसे दिए भाई? ये क्या तो? अरे बिल्कुल है, बिल्कुल तुलना करना पड़ेगा। टेररिज्म अगर कन्हैया से हो, टेररिज्म यहां पर भी हुआ। आपने 15 लाख रुपए दिए, वहां 50 लाख रुपए देते हैं आप। इंसान ही तो मरा ना, दोनों करने वाले टेररिस्ट हैं। आपने सिर्फ 15 लाख दिए, वहां पर गवर्नमेंट नौकरी नहीं देते आप, और वो भी 3 स्कीम में 15 लाख रुपए मिलते हैं। यही तो हम कह रहे हैं ना भाई, इंसान की कोई जान की कीमत कोई नहीं लगा सकता, मगर अगर आपकी एक पॉलिसी है तो आप उस पर यूनिफॉर्मिटी लेकर आइए। देखिए, उदयपुर में तो जो हुआ था वीडियो पर हुआ था, उसका वीडियो है, लाइव हुआ था। एक बात सुनिए, कम से कम इस केस में पुलिस की रिपोर्ट तो आ जाती थी। आपने पहले आतंकवादी का सर्टिफिकेट दे दिया। जुनैद और नसीर को
जो किडनैप किया गया, उनके परिवार ने जाकर कहा कि इस ढाबे से पकड़ा गया है। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं उस सुनिए, बात से। और कई टोल गेट्स पर वीडियो है। पुलिस की गाड़ी थी, गवर्नमेंट की गाड़ी थी जिसमें उनको किडनैप किया गया। आप बताइए फिर और क्या प्रूफ चाहिए आपको? और आप पकड़ते भी नहीं है ना। चलिए कोर्ट तय करे, आप 8 लोगों को पकड़िए, 1 महीना होगा, नहीं पकड़ सकते। हरियाणा की सरकार में महापंचायत होती है, अगर आएंगे तो टांग तोड़ के भी जाएंगे। ये होगा। आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं लोगों को। देखिए, जो रेडिकलाइजेशन जो बीजेपी ने प्रमोट किया मेजॉरिटी कम्युनिटी में, वो इस देश के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। हम कह रहे हैं किसी का भी रेडिकलाइजेशन हो गलत है। इसी राजस्थान के अंदर अभी 1-2 रोज पहले ही है, एक मीटिंग हुई है सिविल सोसाइटी की, एक ग्रुप है, उसमें सलमान खुर्शीद साहब, जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, वो भी उसमें बैठे थे, उस मीटिंग में शामिल थे। वहां ये बात हुई कि